चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है चला वैधता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। देखिए, इस टॉपिक के लिए मैं आपसे एक दो बातें कहना चाहूंगा कि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आगे के चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे उन चैप्टर्स में इस टॉपिक का बहुत रोल है। कहने का मतलब ये है कि ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए और इसमें से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, मेंस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एडवांस में भी क्वेश्चन आए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए खैर स्टार्ट करते हैं चला वैधता। देखिए, सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन होता है किसी परमाणु के, जनरली ये हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक है, याद रखना इसको। किसी परमाणु के किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य चलायमान होने के कारण बनने वाले यौगिक चलावेवी कहलाते हैं। ठीक है, तथा ये परिघटना चला वैधता कहलाती है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी यौगिक में से किसी एक परमाणु का, जनरली कौन सा परमाणु, हाइड्रोजन आयन H+ आयन, तो किसी परमाणु का अलग होकर वहां से किसी दूसरे एटम से जुड़कर दूसरी संरचना बना देना, इसी को हम चला वैधता कहते हैं। और इसको अगर समझना है तो बड़ा बेहतरीन एग्जांपल हम यहां पर ले सकते हैं जिसका नाम होता है कीटो इनोल टॉटामेरिज्म। ठीक है, कीटो इनोल चला वैधता। देखो, यहां पर हमने ये एक एग्जांपल ले रखा है, कंपाउंड लिखा हुआ है। आप सभी जानते होंगे इस यौगिक का नाम। ठीक है, इसका नाम होता है एसीटोन, सबको पता है। ठीक है, ये वाला जो यौगिक होता है, एक तो इस अवस्था में ये एग्जिस्ट करता है, एक और इसकी अवस्था होती है CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, और ये एज इट इज CH3 में रहता है। तो कहने का मतलब ये वाला यौगिक इस अवस्था में तो रहता ही है, इस अवस्था में भी रहता है। तो ये जो दोनों यौगिक होते हैं, इन दोनों यौगिक में जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उसको हम बोलते हैं चलावेवी। मीन्स हम कहेंगे ये दोनों क्या है, तो हम क्या कहेंगे, ये चलावेवी है। और ये प्रोसेस ही चला वैधता होता है। अब देखो ठीक से, कैसे इससे ये कैसे बना, समझना। यहां पर ये एसीटोन है, इस CH3 को हटाकर मैं CH2H भी लिख सकता हूं। CH3 हटाकर हमने CH2 लिखा और एक H लिखा। होता क्या है कि यहां पर ये जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन परमाणु यहां से निकलकर ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, और ये जो डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाता है। तो यहां बन जाता है डबल बॉन्ड और यहां बन जाता है OH। ठीक है, अब देखो, इसको बोलते हैं इनोल, और इसको इनोल क्यों कहा ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसको हमने कहा इन, और कार्बन से OH जुड़ा है तो इसको बोलते हैं ऑल। तो इन प्लस ऑल मिलकर क्या बना, इनॉल। और यहां पर ये कौन सा कंपाउंड है, कीटोन है, तो इसको कहा जाता है यहां पर कीटोफॉर्म। कीटोफॉर्म है। अगर मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, कीटोफॉर्म, और इस वाली फॉर्म को बोलते हैं इनॉल फॉर्म। अब एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस प्रकार से ये यौगिक इसके अंदर कन्वर्ट हुआ, इसका मैकेनिज्म तो हम कुछ टाइम के बाद अभी डिस्कस करेंगे। बस हमें ये याद रखना है कि जो चलावेवी होते हैं, ये एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखो, ये वाला जो यौगिक होता है कीटोफॉर्म है, ये कीटोफॉर्म इनोल में कन्वर्ट होता है, और ये इनोल तो वापस कीटो में कन्वर्ट होता है, फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये इसमें कन्वर्ट। कहने का मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है, इसीलिए हमने बीच में ये साइन लगाया। आप सभी को पता होगा ये साइन किसका होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये दो अलग अलग यौगिक होते हैं जो एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं, इसी को हम बोलते हैं चलावेवी। और ये कॉन्सेप्ट ही क्या कहलाता है, चला वैधता। ठीक है, अब यहां पर देखो, क्या सिर्फ इसी प्रकार के यौगिकों में चला वैधता होती है, ये कहना गलत है। ऐसे कई सारे प्रकार के अलग अलग यौगिक होते हैं
वे भी चला वेक्ता प्रदर्शित करते हैं। कैसे? जैसे एक और मैं यहां पर एग्जांपल ले सकता हूं। ये मैंने लिखा HCN। आप सभी जानते हैं इस यौगिक का नाम होता है हाइड्रोसाइनिक एसिड। ठीक है, इस केस में क्या होता है, ये वाला यौगिक इस फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता ही है, यहां से H अलग होता है और ये H किससे जुड़ जाता है, नाइट्रोजन से। तो यहां से C अलग होता है, तो C पे चार्ज बनेगा माइनस, देन ट्रिपल बॉन्ड N। N के पास में क्या है, लोन पेयर है। अलग कौन होता है यहां से H प्लस अलग होता है, तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां चले जाएंगे, कार्बन के पास। तो C पे चार्ज आएगा माइनस और ये H प्लस आयन निकल कर नाइट्रोजन के इस लोन पेयर से बॉन्ड बना लेता है। तो जब नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो H, अब इस पर N पे चार्ज क्या आ जाता है, प्लस। N पर प्लस क्यों आया, क्योंकि N के लोन पेयर ने इलेक्ट्रॉन देकर, ये लोन पेयर देकर ये सिग्मा बॉन्ड बना। तो यहां पर इस पर प्लस है और इस पर माइनस है। इसको हम चाहें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी शो कर सकते हैं। ये लिखा HNC। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा, N की तरफ इसका एरो होगा, जिधर माइनस होता है एरो भी उसी तरफ होता है। तो ये हाइड्रोसाइनिक एसिड और ये हाइड्रो आइसोसाइनिक एसिड, तो ये भी चलावेवी होते हैं। तो कुल मिलाकर जो डेफिनेशन हमने लिखा था, किसी परमाणु के, कौन से परमाणु के, जनरली H प्लस आयन होता है। तो क्या होता है, कई यौगिक ऐसे होते हैं, अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कई यौगिक ऐसे होते हैं जो दो अलग अलग अवस्थाओं में एग्जिस्ट करते हैं। इस अवस्था में भी रहते हैं और दूसरी अवस्था, अवस्था का मतलब संरचना, दो अलग अलग संरचनाओं में विद्यमान होते हैं। और ये दोनों संरचनाएं किसी परमाणु के चलायमान होने के कारण बनती हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, अगर मान लीजिए किसी कंटेनर में, किसी भी कोई भी हम ले सकते हैं कंटेनर, उसमें मान लीजिए हमने एसीटोन रखा है, तो एसीटोन के साथ उसमें ये वाला इनोल भी प्रेजेंट होता है और इंटर कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, तो एक इक्विलिब्रियम भी होगा और इस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों यौगिक डायनामिक इक्विलिब्रियम में विद्यमान होते हैं और उस इक्विलिब्रियम में इन दोनों का जो अमाउंट है, जो मात्रा है, ये मात्रा बिल्कुल बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मात्राएं अलग अलग हो सकती है, कोई कम और कोई ज्यादा भी हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम में दोनों में से उसी की मात्रा ज्यादा होती है जिसका स्थायित्व ज्यादा होता है। तो सामान्यतया ये कीटो है और ये इनोल है। कीटो इनोल में जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्थायी होता है। क्यों ज्यादा स्थायी होता है, उसका भी रीजन समझो। यहां पर कीटो फॉर्म में क्या है, C और O, C डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड अधिक पोलर होता है, मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबल बॉन्ड होता है। तो इसलिए इसके रिस्पेक्ट में ये इनोल फॉर्म कम स्थायी होती है, ये इनोल फॉर्म कम स्थायी होती है। इसलिए यहां पर कीटो की मात्रा इनोल से ज्यादा होती है। और अगर हम डेटा की बात करें तो ये जो इनोल होता है इक्विलिब्रियम में, इसका अमाउंट होता है 1.4 इंटू 10 टू द पावर -4%। मतलब इसकी तुलना में ये जो इनोल होता है इक्विलिब्रियम में, इसकी मात्रा बहुत बहुत कम होती है, बिल्कुल नेग्लिजिबल, नगण्य मान के चलते हैं। अब आप ये कहेंगे कि इतना कम होता है, कहने का मतलब इनोल कितना, 1.4 इंटू 10 टू द पावर -4%। तो कुल मिलाकर क्या कहेंगे कि कीटो का अमाउंट कितना हुआ, 99.99% से भी ज्यादा। तो क्वेश्चन ये आता है, जब ये इतना ज्यादा है तो फिर हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखो, मैंने तुमसे कहा कि चलावेक्ता का जो यूज है वो आगे की केमिस्ट्री में है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत रोल आएगा इसका। देखो कैसे, मान लीजिए मैंने तुमसे कहा कि कीटो और इनोल में जनरली कौन स्टेबल होता है, कीटो स्टेबल होता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में मान लीजिए ये वाला कंपाउंड बना एज ए प्रोडक्ट, उत्पाद के रूप में अगर ये बना, तो उस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद यही होगा। लेकिन अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये वाला यौगिक उत्पाद के रूप में अगर बनता है तो मुख्य उत्पाद फिर ये नहीं होता है, फिर मुख्य उत्पाद
इसको मानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी क्रिया में ये बनेगा उत्पाद के रूप में, इनोल बना, तो इनोल क्या होगा? तुरंत अधिक स्थायी कीटों में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मुख्य उत्पाद वो ना होकर इसको मानेंगे। तो वहां पर इसका रोल आता है। और ऐसी कई सारी रिएक्शंस हैं जिसमें उत्पाद के रूप में इनोल बनता है, तो उस इनोल को फिर एक स्टेप और जोड़ देते हैं बाद में, चला वैक्ता बना शो करके, और क्या बनाते हैं? उसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। आ रही बात समझ? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स यहां पर भी लिखे हैं, जरा इसकी भी बात कर सकते हैं हम लोग। चलावैक्ता के गुण है, पहला गुण क्या है? दोनों चलावेवी डायनामिक इक्विलिब्रियम में विद्यमान होते हैं तथा इक्विलिब्रियम में उसका मान अधिक होता है जिसका स्थायित्व अधिक होता है। तो अभी मैंने तुमसे कहा था जनरली कीटो और इनोल दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में विद्यमान होते हैं, और इक्विलिब्रियम में उसी का अमाउंट ज्यादा होगा जो ज्यादा स्थायी होगा। अगर कीटो ज्यादा स्टेबल है तो कीटो का अमाउंट ज्यादा होगा, और अगर इनोल ज्यादा स्थायी है तो इनोल की मात्रा ज्यादा होगी। तो किसी किसी एग्जाम्पल में अगर कीटो ज्यादा स्टेबल होगा, किसी में इनोल भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है। अब किसमें कीटो ज्यादा स्टेबल होगा, किसमें इनोल ज्यादा स्टेबल होगा, ये तो हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम बात करेंगे। एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वेरी करेगा ये चीज। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये रखा है, दोनों चलावेयों में क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन इन्हें क्रियात्मक समूह समावेवी नहीं कहते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। ये सबसे खास बात है। देखो यहां पर हमने ये एग्जांपल लिया कीटो इनोल, तो कीटो में क्रियात्मक समूह कौन सा है? कीटो है, और इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है? इनोल। तो क्रियात्मक समूह तो दोनों अलग अलग है, लेकिन इन्हें क्रियात्मक समूह समावेवी नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि दोनों एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते हैं। तुम्हें याद होगा हमने कुछ टाइम पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्रियात्मक समूह समावेयता, उसमें हमने कई सारे यौगिक लिए थे, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ऐसे कई सारे यौगिक लिए थे। तो जो क्रियात्मक समूह होते हैं असल में वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट मतलब अंतर परिवर्तित नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जाओं का अंतर बहुत ज्यादा होता है। यहां पर इनकी ऊर्जाओं का अंतर बहुत कम होता है, और इसी कारण ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इनको हम क्रियात्मक समूह समावेवी तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सही नाम क्या होगा? चलावेवी। ये चीज याद रखना। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, यहां पे ये हमने बोला था कीटो इनोल टोटामेरिज्म, ये वाला होता है साइनिक आइसोसाइनिक टोटामेरिज्म। अब इसमें एक चीज और देखो, टोटामेरिज्म को भी हम अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे? यहां पर ये H इस कार्बन से जुड़ा था, और ये H यहां से कहां चला गया? ऑक्सीजन पर चला गया। तो पोजीशन क्या हुई? इसकी पोजीशन नंबर 1, इसकी पोजीशन नंबर 2 और इसकी पोजीशन नंबर 3। तो हाइड्रोजन यहां पर पहले कार्बन से अटैच्ड था, जुड़ा हुआ था, से किस पर चला गया? तीसरे नंबर के ऑक्सीजन पर। तो पहले से तीसरे नंबर पर गया, पहले से तीसरे नंबर पर आया, फिर तीसरे से वापस कहां जाएगा? पहले नंबर पर, फिर पहले नंबर से वापस तीसरे पर, फिर तीसरे से वापस पहले नंबर पर। ऐसा ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। मतलब ये हाइड्रोजन एटम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में माइग्रेट करता रहता है, माइग्रेट होता रहता है। तो इसको हम बोलते हैं ट्राइड। ये वर्ड याद रखना, TRIAD, ट्राइड टोटामेरिज्म। इस वाले केस में देखो यहां पर हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से किससे जा रहा है? किस पर जा रहा है? कार्बन से नाइट्रोजन पर जा रहा है। तो इसकी पोजीशन 1, इसकी पोजीशन 2। तो यहां पर हाइड्रोजन पहले और दूसरे परमाणु के बीच में माइग्रेशन कर रहा है, तो इसको बोलते हैं डायड, DIAD, डायड टोटामेरिज्म। याद रखो। तो जनरली कीटो इनोल टोटामेरिज्म जो होती है ये होती है ट्राइड। 1 और 3 के बीच में ऑसिलेशन होता है, माइग्रेशन होता है, याद रखो। और अगर 1 और 2 के बीच में हो तो क्या बोला जाता है? डायड टोटामेरिज्म। और अगर 1-4 के बीच में हो, या 1-5 के या 1-6 के बीच में अगर माइग्रेशन हो रहा है हाइड्रोजन परमाणु का, तो उसको कहा जाता है स्पेस टोटामेरिज्म। तो 3 टाइप की टोटामेरिज्म हुई, कौन कौन सी? डायड,
ट्रायड एंड स्पेस। डायड का मतलब क्या हुआ, पहले और दूसरे के बीच में माइग्रेशन हो रहा है तो डायड, पहले और तीसरे परमाणु के बीच में ऑसिलेशन हो रहा है तो, या माइग्रेशन हो रहा है तो ट्रायड, और पहले और चौथे के बीच में या पहले और पांचवें के बीच में या पहले और छठे के बीच में ऑसिलेशन हो तो उसको कहा जाता है स्पेस टॉटामेरिज्म। याद रखना इसको, ठीक है। चलो, तो यहां पर एक चीज और समझना, कीटो इनोल टॉटामेरिज्म में क्या है, कीटो फॉर्म ये है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है, और याद रखो इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, अल्फा कार्बन, अगर ये कीटो को हम क्रियात्मक समूह माने तो इससे जुड़ने वाला ये कार्बन अल्फा, तो ये कार्बन भी कौन सा है, अल्फा। तो हाइड्रोजन परमाणु कौन से कार्बन का भाग लेता है, हमेशा अल्फा कार्बन का। और याद रखो ये जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन का संकरण sp3 होना चाहिए। sp3 का मतलब ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखना, ठीक है। तो जलावयवता में कौन सा हाइड्रोजन परमाणु भाग लेता है, अल्फा कार्बन का। और अल्फा कार्बन कौन से होते हैं, वे कार्बन जो C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली जुड़े हो। तो इस वाले कार्बन का ये H भी भाग ले सकता है और इस वाले कार्बन का ये H भी भाग ले सकता है। चाहे तो इसका माइग्रेशन कराएं या फिर चाहे तो इस वाले H का भी माइग्रेशन करा सकते हैं, एक ही बात होगी, कोई फर्क नहीं होगा। तो ये इसका कंडीशन है कीटो इनोल टॉटामेरिज्म का। क्या कंडीशन है, एक बार फिर से बात करें। अल्फा कार्बन के पास, या यूं कहें कि कौन सा हाइड्रोजन परमाणु भाग लेता है, अल्फा कार्बन का, ठीक है। तो कम से कम अल्फा कार्बन के पास एक अल्फा H तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहां पर इसके पास कितने अल्फा H है, 3 अल्फा H है। कम से कम कितने अल्फा H होने चाहिए, एक तो होना ही चाहिए चलावयवता प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। तो देखो, इसके पहले हमने कई सारी समयावयवता पढ़ी, चेन पढ़ा, पोजीशन पढ़ा, फंक्शनल पढ़ा, मध्यावयवता पढ़ा। तो उन समावयवता में जो समावयवी होते हैं वो एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन जो चलावयवी होते हैं इनकी खास बात ये है कि ये एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। संरचनाएं दोनों की अलग अलग है, इसकी संरचना और इसकी संरचना अलग अलग है, क्रियात्मक समूह अलग अलग है, ठीक है। लेकिन चूंकि एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, अंतर परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, चलावयवी। और यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, चलावयवता। और कई सारे प्रकार के यौगिक होते हैं जो चलावयवता प्रदर्शित करते हैं, जैसे कीटो इनोल है, साइनिक, आइसोसाइनिक है, ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसको हम थोड़ा सा बाद में लेंगे। अब देखो, ये जो कीटो इनोल जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस एसिड और बेस के द्वारा उत्प्रेरित भी होता है। मतलब अगर हम उत्प्रेरक डालें, उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट, कौन, एसिड या बेस अगर डालें तो ये जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, मतलब ये अम्ल और क्षार द्वारा उत्प्रेरित भी होता है। तो चलो ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षार उत्प्रेरक चलावयवता, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे अम्ल उत्प्रेरक चलावयवता। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें क्षार उत्प्रेरक चलावयवता मीन्स इसको बोलते हैं बेस कैटेलाइज्ड टॉटामेरिज्म। अब इसको देखो, हमने जो एग्जांपल यहां पर लिया है, ये इस टाइप का कीटोन लिया है, ये एक असम्मित कीटोन लिया है। असम्मित कैसे हुआ, C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट में कौन है, मैथिल समूह है, और राइट में कौन है, एथिल समूह है।
तो अगर दोनों तरफ के एल्किल समूह अलग अलग हो तो इसको हम बोलते हैं असममित कीटोन। लेकिन अगर दोनों तरफ के एल्किल समूह सेम हो तो उसको क्या बोला जाएगा? सममित कीटोन। तो सममित कीटोन का तो एक ही इनोल बनेगा, लेकिन अगर असममित कीटोन है तो इसके दो संभावित इनोल बनेंगे। कैसे? पहला इनोल बनेगा कि ये वाला H भाग ले। अभी मैंने तुमसे कहा था कि चला बहता में कौन सा हाइड्रोजन परमाणु भाग लेता है? अल्फा कार्बन का। तो यहां पर देखो, इस केस में ये वाला कार्बन भी अल्फा है, तो ये कार्बन भी तो अल्फा है। तो अगर ये H भाग ले सकता है तो ये वाला H भी भाग ले सकता है। तो पहले हम माने कि ये वाला H भाग ले। तो अगर ये वाला H भाग लेगा तो इनोल कौन सा बनेगा? इसमें इनोल बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH एंड सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, तो अगर ये वाला H भाग लेता है तो ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, और अगर ये वाला H भाग ले तो बनने वाला इनोल क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। याद रखो, अगर ये वाला H भाग ले तो डबल बॉन्ड इधर आएगा लेफ्ट में, और अगर ये वाला H भाग ले तो डबल बॉन्ड किधर आएगा? राइट में। ये तो हमने बता दिए कि ये दो इनोल संभव होंगे। अब बात ये है कि ये बने कैसे। अब ये सोचने वाली बात है। तो देखो, मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो यहां पर हमने लिखा CH3CO CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। समझना, अब हम इसका मैकेनिज्म लिख रहे हैं, इसको बहुत केयरफुली समझना। इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, स्ट्रेट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां पर बेस है, शार्प कौन है? OH माइनस। तो बताइए ये OH माइनस क्या करेगा? ये OH माइनस यहां से इस वाले कार्बन के पास जो H होंगे उस H को बाहर निकाल देगा। तो जो H प्लस निकलेगा वो OH से मिलकर क्या बना देगा? वाटर। तो यहां से H2O लीव करेगा, इससे बनेगा CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनेगा। ठीक है, तो अगर ये OH माइनस इस वाले H को हटा सकता है तो ये वाला H भी तो हट सकता है। ठीक है, हट सकता है। तो मैं यहां पर एक और ले सकता हूं, प्लस करके एक और इनोलेट आयन बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस सिंगल बॉन्ड CH3। समझना, ये होता है एक कार्बन आयन, और इस कार्बन आयन को बोलते हैं इनोलेट आयन। तो आपसे कहा जाए व्हाट इज इनोलेट आयन? तो जो इनोलेट आयन होता है वो बेसिकली एक कार्बन आयन होता है, लेकिन ऐसा कार्बन आयन जो C डबल बॉन्ड O के कॉन्जुगेशन में हो, मतलब रेजोनेंस शो कर सके। तो यहां पर देखो, इस कार्बन का डिग्री क्या है? ये 1 डिग्री कार्बन है, तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री इनोलेट आयन बोलेंगे। और यहां पर इस वाले कार्बन से हमने H हटाया, तो ये कौन सा इनोलेट आयन हुआ? इसको बोला 2 डिग्री इनोलेट आयन। ठीक है, अब देखो, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, मतलब रेजोनेंस शो करेगा। तो इसका अब मैं यहां पर साइन लिख रहा हूं कुछ इस प्रकार से। ये साइन किसको शो करता है? रेजोनेंस को। तो इनोलेट आयन में रेजोनेंस होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। इसका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या बनेगा बताओ? ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस एंड सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसमें भी रेजोनेंस होगा। C पर माइनस का मतलब C के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो ये लोन पेयर भी इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा। तो ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हुआ और ये पाई बॉन्ड O पे चला गया, तो प्लस 2 डिग्री इनोलेट आयन का जो RS होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो इस इनोलेट आयन का ये RS बना, इस इनोलेट आयन का ये RS बना, दो अलग अलग बने। अब लास्ट में क्या स्टेप होगा?
लास्ट में चूंकि हमने डाइल्यूट NaOH लिया है, मतलब बेस है किसकी उपस्थिति में, वाटर की उपस्थिति में, तो वाटर भी तो यहां पर है, तो ये हमने लिखा HOH। अच्छा, वाटर कैसा सॉल्वेंट पता होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, H पे चार्ज डेल प्लस, O पे चार्ज डेल माइनस। बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो H पे चार्ज क्या होगा, डेल पॉजिटिव, और O पे चार्ज डेल नेगेटिव, तो क्या होगा, ये जो अब O माइनस होगा, ये O माइनस H प्लस से बॉन्ड बना लेगा, H प्लस से बॉन्ड बना लेगा, तो क्या बनेगा, CH2 से जुड़ा कौन, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड C, और से कौन जुड़ा, H, एंड सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस, तो इस O माइनस ने इस H से बॉन्ड बना लिया, तो ये O माइनस भी तो वाटर से, ये O माइनस भी तो वाटर से H प्लस ले सकता है, तो अगर इसने H प्लस लिया तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा CH3C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो एक इनोल ये बना, एक इनोल ये बना। अब देखो, आपसे कहा जाए कि ये जो प्रोसेस हमने लिखा है ये कितना स्टेप का प्रोसेस है, भाई 1 स्टेप प्रोसेस है या 2 स्टेप प्रोसेस है या 3 स्टेप प्रोसेस है, ये बताना है। तो देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में इससे ये बना, ये कौन है, इनोलेट आयन, ये वाला 1 डिग्री इनोलेट आयन और दूसरा वाला 2 डिग्री इनोलेट आयन, ठीक है। तो इससे ये कैसे बना, जब यहां से एक H प्लस अलग हुआ, H प्लस का मतलब क्या होता है, H प्लस क्या होता है, प्रोटॉन ही तो होता है, तो प्रोटॉन का अलग होना डीप्रोटोनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, डीप्रोटोनेशन, तो जब H प्लस अलग होगा तो बनेगा कौन, 1 डिग्री इनोलेट आयन एंड 2 डिग्री इनोलेट आयन। अच्छा, ये कोई स्टेप नहीं है, ये कोई स्टेप नहीं है, इसको हम स्टेप कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों, ये तो रेजोनेंस है, रेजोनेंस कोई स्टेप नहीं होता है, ठीक है। तो इनसे ये बना, अब इसके बाद इससे ये बना, कैसे बने ये, जब इसमें H प्लस जुड़ा, यहां पर भी जुड़ा और यहां पर भी जुड़ा, तो H प्लस का जुड़ना इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोनेशन। तो फर्स्ट स्टेप इज डीप्रोटोनेशन एंड सेकेंड स्टेप इज प्रोटोनेशन। आई बात समझ। तो ओवरऑल कीटो से इनोल का बनना 2 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। अब इसमें खास बात ये है, क्वेश्चन मैंने तुमसे क्या बोला था कि असममित कीटोन है तो इसके 2 इनोल होंगे, ये और ये। अब पहला क्वेश्चन ये है कि अगर 2 इनोल अलग अलग हैं तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए दोनों में से पहले कौन बनेगा, एंड दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, दोनों में से स्थायी कौन सा इनोल ज्यादा होगा, ठीक है। दोनों के जवाब हमें समझना है, तो उसके लिए अब हम यहां पर बात करेंगे RDS की, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हिंदी में बोलते हैं इसको दर निर्धारण पद, ठीक है। तो यहां पर देखो इस केस में ये जो फर्स्ट स्टेप होता है, एक कंपाउंड को हमने एनाइन में कन्वर्ट करा, तो इससे इसका ये जो बनना है यही RDS होता है, याद रखिएगा, ठीक है। RDS का मतलब स्लोएस्ट स्टेप, धीमा पद, तो इससे इसका बनना RDS। अच्छा, ये तो कोई स्टेप ही नहीं, ये तो रेजोनेंस है, और इससे इसका बनना कैसा होगा, फास्ट होगा, मतलब ये दोनों इन दोनों से फटाफट बन जाएंगे, क्योंकि एक एनाइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनोल में कन्वर्ट हो रहा है, यौगिक में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो RDS में कौन बना, इनोलेट आयन, 1 डिग्री इनोलेट आयन, 2 डिग्री इनोलेट आयन। आपको याद होगा GOC आपने पढ़ा है, उसमें कहा कि कार्बोनिल कंपाउंड के जो अल्फा कार्बन पर जो H उपस्थित होते हैं वो H एसिडिक होते हैं। क्यों एसिडिक होते हैं, मतलब इस कार्बन से ये जो H जुड़ा है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH2H, और CH2 को मैं क्या लिख सकता हूं, H लिख सकता हूं। तो ये दोनों H की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि H निकलने के बाद क्या बनेगा, माइनस, और ये माइनस स्टेबल होना चाहिए, तो स्टेबल भी है। क्यों है स्टेबल, क्योंकि ये माइनस इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है और ये माइनस भी इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। इस वाले कार्बन से H नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, अगर यहां से H निकाला तो इस C पे चार्ज माइनस आएगा
और वो माइनस इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। मतलब यहां पर अगर माइनस आया होता तो वो इसके साथ रेजोनेंस शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर यहां माइनस होता तो उस माइनस के बाद सिग्मा बॉन्ड और फिर सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं और 2 सिग्मा में रेजोनेंस नहीं होता है, ये तुम्हें पता होगा अच्छे से। तो देखो अब यहां पर देखो 1 डिग्री इनलेट आयन और 2 डिग्री इनलेट आयन, हमें बताना है कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा इनलेट आयन होता है। तो देखो इस कार्बन का डिग्री क्या है, 1 डिग्री है और इस कार्बन का डिग्री क्या है, 2 डिग्री है। और 2 डिग्री में और 1 डिग्री में नेगेटिव चार्ज में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री वाला। क्योंकि 2 डिग्री में तो क्या होगा, 2 डिग्री में CH3 का इफेक्ट कौन सा लगेगा, प्लस आई लगेगा। प्लस आई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इस पर माइनस की वैल्यू को बढ़ाएगा और माइनस की वैल्यू बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये तुमने जीओसी में पढ़ा होगा। तो कहने का मतलब 2 डिग्री एनायन का स्टेबिलिटी 1 डिग्री एनायन से कम होता है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये मैंने यहां पे लिखा। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। मोर स्टेबल, ठीक है। चलो ठीक, और आगे बढ़े। अब देखो इनोल की बात करें, एक इनोल ये बना, एक इनोल ये बना। तो इसमें देखो दोनों इनोल में कौन सा इनोल ज्यादा स्टेबल है। तो समझना, इनोल में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन कैरेक्टर आ रहा है और एल्कीन की स्टेबिलिटी हमने कंपेयर करी थी, याद होगा जीओसी में हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने तुमसे बोला था कि एल्कीन का जो स्टेबिलिटी होता है वो उसमें उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन पर निर्भर करता है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो एल्कीन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, बोला था। तो इस वाली एल्कीन में अल्फा एच की गणना करो, कैलकुलेट करो। तो इस कार्बन के पास ये अल्फा कार्बन 3 हाइड्रोजन यहां पर है और 2 यहां, सॉरी 3 यहां पर है। 3 और 3 कितने हो गए। इस वाले इनोल में 6 अल्फा एच है, इस वाले में गिन के बताइए। इस वाले में अगर हम देखें तो ये इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा है तो इसके पास सिर्फ 2 ही अल्फा एच है। इस वाले एच को काउंट नहीं करेंगे, कार्बन वालों को ही काउंट किया जाता है। तो इसके पास 2 अल्फा एच और इसके पास 3 और 3 6 अल्फा एच। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा इनोल, ये वाला, मोर स्टेबल। आई बात समझ में। तो अब देखो इसमें यहां पर अब हमसे ये कहा जाए कि कौन सा इनोल पहले बनेगा। तो देखो आरडीएस क्या है, आरडीएस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन, ये ज्यादा स्टेबल। और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये तुरंत बनेगा, तुरंत बनकर रेजोनेंस शो करके H+ लेकर ये बना देगा। इसका मतलब ये वाला इनोल पहले बनेगा और इसको हम बोलेंगे यहां पर KCP, KCP प्रोडक्ट। ये KCP का मतलब क्या होता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और इसको बोला जाता है TCP इनोल। TCP का मतलब होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो देखो KCP का मतलब ये है, काइनेटिकली मतलब कौन सा जो कंपाउंड है वो डिपेंड करता है उसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर। और TCP का मतलब है कि उत्पाद निर्भर करता है उस उत्पाद की स्टेबिलिटी पर। तो यहां पर समझना KCP का मतलब ये वाला प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। जल्दी क्यों बनेगा, क्योंकि इसका बनना किस पर निर्भर करेगा, इस 1 डिग्री इनोलेट आयन की स्टेबिलिटी पर। जितना स्टेबल इनोलेट आयन होगा, जितना स्टेबल इनोलेट आयन होगा उतना ही जल्दी बनेगा। जल्दी बनेगा मतलब ये वाला इनोल पहले बनेगा। तो इसका पहले बनना किस पर निर्भर करता है, इसकी स्टेबिलिटी पर। तो उसको कहा जाता है KCP, ठीक है।
और इस केस में अगर हम देखें कि इन दोनों इनोल में ज्यादा स्टेबल इनोल कौन सी, ये ज्यादा स्टेबल, क्यों, अल्फा एच ज्यादा है, तो यहां पर ये होता है TCP। तो देखो होता क्या है कि जब ये कीटो इनोल में कन्वर्ट होगा तो पहले ये इनोल बनेगा, बाद में ये बनेगा तो सही, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये वापस रिवर्स होकर कीटो में कन्वर्ट होंगे, तो ये दोनों वापस कीटो में बनेंगे, फिर वापस इनोल में जाएगा। तो किसकी मात्रा ज्यादा होगी, उसकी ज्यादा होगी जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों में से ये पहले बनेगा, लेकिन दोनों में से मेजर कौन होगा, ये मेजर होगा, बिकॉज ये क्या है, TCP है, याद रखो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब एक चीज सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करें कि इसका मैकेनिज्म क्या हुआ, कीटो से इनोल का मैकेनिज्म कैसे हुआ, कैसे कीटो वाला इनोल में कन्वर्ट हुआ, समझना। सबसे पहले बेस क्या करेगा, अल्फा एच को हटाएगा, अल्फा एच हटेगा, ये बनेगा इनोलेट, ठीक है, और ये वाला रेजोनेंस शो करके ये बनाएगा ओपन माइनस, और O माइनस वाटर से H लेकर इनोल बना देगा। ये तो हुआ कीटो से इनोल का बनना। अब इनोल से वापस कीटो कैसे बनेगा, तो जिस प्रकार से कीटो से इनोल बना था सेम वही प्रोसेस इनोल से कीटो का होगा। देखो कैसे, ये इनोल बना, अब कौन आएगा यहां पर, बेस आएगा। अब हम इनोल से कीटो बना रहे हैं तो यहां पर आएगा बेस, बेस क्या करेगा, इस H को हटाएगा, वाटर बना, O पर चार्ज माइनस आया, ये माइनस बना, फिर ये माइनस इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा तो नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट होगा, और ये पाई बॉन्ड C पर आएगा, तो C पर नेगेटिव आया, और ये C नेगेटिव क्या करेगा, वाटर से H प्लस लेकर वापस कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो मैकेनिज्म कीटो से इनोल का था वही मैकेनिज्म इनोल से कीटो का होगा, याद रखना इसको, ठीक है। तो ये था यहां पर बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्ल उत्प्रेरित चला वेवता। इसमें देखो, इसमें भी हम सेम यही एग्जांपल ले सकते हैं, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब इसमें हमने यहां पर ले लिया एसिड, ले लिया H प्लस ले लिया, तो इसमें भी दो ही प्रकार के इनोल बनेंगे, कौन कौन सा, C सिंगल बॉन्ड OH CH2 CH3, एक तो ये बनेगा, और एक इनोल कुछ ऐसा भी बनेगा, डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि दोनों में से कौन पहले बनेगा और दोनों में से मेजर कौन होगा, इसको समझना है। तो देखो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, सबसे पहले यहां पर ये हमने लिया C डबल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, कौन प्रेजेंट है यहां पर, एसिडिक मीडियम का मतलब H प्लस आयन उपस्थित होगा, O के पास में लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देकर H प्लस से बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बनाएगा तो पहले बनेगा C डबल बॉन्ड OH, O पे चार्ज पॉजिटिव, देन CH2 CH3, ये बना। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां शिफ्ट होगा तो ये बनेगा C सिंगल बॉन्ड OH, C पे चार्ज पॉजिटिव, देन CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बना। अब उसके बाद लास्ट में क्या होगा, लास्ट में कैटायन है, यहां से H प्लस आयन अलग हो जाएगा, मतलब डीप्रोटोनेशन होगा। भाई पहले H प्लस जुड़ा था, उत्प्रेरक से H प्लस जुड़ा था, तो बाद में ये H प्लस आयन वापस अलग होगा। तो ये H प्लस आयन कहां कहां से अलग हो सकता है, या तो इस वाले कार्बन से या फिर इस वाले कार्बन से। चलो ठीक है, इस वाले कार्बन से H प्लस अलग हुआ तो C पे चार्ज क्या आएगा, माइनस, और वो माइनस यहां से बैक बॉन्डिंग बनाकर पाई बॉन्ड बना देगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें दो इनोल बनेंगे, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH एंड सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये तो बना इस वाले कार्बन से अगर H अलग हुआ तो, और अगर इससे H अलग होता तो फिर डबल बॉन्ड किधर आता, उस तरफ आता, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो कहने का मतलब इस वाले कार्बन से अगर H प्लस अलग हुआ तो डबल बॉन्ड लेफ्ट में आया, और अगर यहां से H प्लस अलग होता तो डबल बॉन्ड इस तरफ आता, ठीक है। अब फिर से बात करें
बताइए कितना स्टेप प्रोसेस, ये भी 2 स्टेप प्रोसेस। कैसे, इससे इसमें क्या हो रहा है, H प्लस जुड़ रहा है, H प्लस का जुड़ना प्रोटोनीकरण मतलब प्रोटोनेशन। फिर उसके बाद रेजोनेंस, रेजोनेंस को स्टेप नहीं माना जाता है। और उसके बाद लास्ट में इससे ये बनना मतलब H प्लस का अलग होना, H प्लस का अलग होना मतलब विप्रोटोनीकरण मतलब डी प्रोटोनेशन। ओके, तो फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन, सेकंड स्टेप डी प्रोटोनेशन। बताइए कौन सा आरडीएस होगा, सोच के बताइए। इस केस में याद रखूंगा यहां पर ये जो स्टेप होता है ये स्टेप आरडीएस होता है, डी प्रोटोनेशन। ठीक है, क्योंकि यहां तो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड का बनना कौन से भी क्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी, फटाफट बनेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ये बनेगा, तो ये वाला आरडीएस होता है। अब देखो आरडीएस में क्या हो रहा है, इससे ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। अब हमसे कहा जाए दोनों में से पहले कौन बनेगा, तो दोनों में से पहले ये बनेगा। क्यों, ये ज्यादा स्टेबल। कैसे स्टेबल, 3 और 3 6 अल्फा एच इसमें है, तो यही पहले बनेगा और यही मेजर भी होगा, क्योंकि ये स्टेबल भी, ये मतलब आरडीएस में ये दोनों बन रहे हैं और इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये ज्यादा स्टेबल है तो यही पहले बनेगा और यही मेजर होगा। तो याद रखो इस केस में यहां पर केसीपी और टीसीपी यही होगा, मतलब इसी को हम बोल देंगे यहां पर मेजर, याद रखो। ठीक है, तो ये हुआ क्षार उत्प्रेरित और ये हुआ अम्ल उत्प्रेरित। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस कर सकते हैं कीटो इनोल टोटामेरिज्म के। चलिए अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल हमको ये दे रखा है। इस केस में यहां पर कंपाउंड क्या दे रखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये हमें कंपाउंड दे रखा है और मीडियम हमें दे रखा है OH माइनस, मतलब बेस हमें दे रखा है। तो इस केस में देखो इसका इनोल हमें बनाना है, तो सबसे पहले मैं इनोल बना देता हूं। इसका इनोल होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड CH के बाद डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH एंड H, ये इसका इनोल होगा। देखो कैसे समझना, मैकेनिज्म यहां पर हम इसका ले सकते हैं। ये हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देन C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर हमें मीडियम दे रखा है OH माइनस। पूरी बात समझना, इस केस में यहां पर देखो डबल सिंगल डबल, मतलब ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन में है। अब इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये कार्बन से अटैच्ड ये वाला कार्बन इस पर CH3 है, यहां पर मैंने लिखा CH2 और एक H लगा दिया, लगा सकता हूं, CH3 मैंने लिखा। अब देखो होगा क्या, ये वाला H नहीं निकलेगा, H कौन सा निकलेगा, ये वाला H निकलेगा। तो यहां से H प्लस अलग होगा, तो किस फॉर्म में अलग हो जाएगा, H2O की फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो इस C पे चार्ज क्या बनेगा, C पे चार्ज आएगा माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। तो पहले ये बनेगा एक एनायन। ठीक है, अब देखो इसके बनने से क्या हुआ, ये जो C का लोन पेयर है, ठीक से समझना, ये C का लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है और ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। तो जब रेजोनेंस होगा तो कैसे होगा, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहां पर आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड अल्टीमेटली कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर इसका बनेगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C एंड सिंगल बॉन्ड O माइनस H, ये बनेगा। और फिर लास्ट स्टेप इसका क्या होगा, प्रोटोनेशन, मतलब वाटर से ये H प्लस लेकर बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C OH H, ये इसका इनोल होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो इस केस में डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं
तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचे। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। मैंने तुमसे शुरुआत में कही थी कि कीटो इनॉल टोटामिरिज्म के लिए कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 होता, अब इसमें कौन से H भाग लेंगे? देखना, इसमें ये वाला H भाग लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि यहां से H प्लस अलग होगा तो इस C पे चार्ज माइनस आएगा और वो माइनस इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो ये वाला H भाग ले सकता है। चलो ठीक है। और देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमने ये लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये वाला कीटोन कैसा था? सममित कीटोन था। सममित का मतलब ये H भी भाग ले सकता है तो ये H भी भाग ले सकता है चला व्यवता में। दोनों एक ही प्रकार है तो किसी को भी ले सकते हैं। इस वाले केस में या तो ये H या फिर ये H, दोनों H भाग ले सकते हैं और दोनों H अलग अलग प्रकार के हैं। ये असममित कीटोन है तो ये वाला H भाग क्यों लेगा? क्योंकि जब यहां से H प्लस अलग होगा तो बचेगा क्या? CH2 और माइनस, और ये माइनस इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। कहने का मतलब उसी कार्बन का हाइड्रोजन भाग लेता है जिसका माइनस इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में हो। मतलब ये माइनस इसके साथ रेजोनेंस करना चाहिए। ठीक है, तो ये माइनस इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। ठीक है, ये वाला H तो भाग लेगा। फिर से हमने इसको CH3 लिखा। अब मुझसे कहा जाए पति ये वाला H भाग लेगा क्या? ये भी भाग लेगा। क्यों लेगा? हमने यहां से एक H हटा दिया, एक H कम हो गया, इस पर माइनस आ गया माइनस। अब ये माइनस इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो करेगा। अगर रेजोनेंस शो करेगा मतलब ये वाला H चला व्यवता में भाग लेगा। तो चलो ठीक है, ये भी भाग लेगा, ये भी भाग लेगा, लेकिन ये वाला H भाग नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? इसलिए कि यहां से चलो H प्लस हटा दिया, CH2 बना दिया, इस पर माइनस लगा दिया। अब देखो ये माइनस चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये तो तुम्हें रेजोनेंस का कंडीशन आना चाहिए। माइनस के बाद एक सिग्मा फिर सिग्मा, दो सिग्मा का मतलब रेजोनेंस नहीं होगा, एक ही सिग्मा होना चाहिए बीच में। ठीक है, तो ये वाले H यहां पर मैं फिर से 3 लगा देता हूं। कहने का मतलब ये हुआ कि इस मॉलिक्यूल में कौन कौन से H भाग लेंगे? ये वाला H भाग लेगा, ये भी भाग लेगा और ये भाग नहीं लेगा। याद रखना। अब इसी प्रकार से देखो, अब मैं इस एग्जांपल की बात कर सकता हूं कि ये वाला H टोटामेरिज्म में भाग नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? ये वाला सपोज मैंने यहां से H प्लस को हटा दिया, इस पर माइनस लगा दिया। अब देखो ये माइनस चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। इस पाई बॉन्ड के साथ C पर माइनस का मतलब इसके पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में नहीं भाग लेंगे। इस पाई बॉन्ड के साथ तो ये पाई बॉन्ड अनुनाद में होगा। तो भाई वही वाला H अनुनाद में भाग लेगा जो H प्लस निकल कर माइनस चार्ज आ जाए, और माइनस चार्ज डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। तो इस वाले केस में ये वाला H भाग नहीं लेता है, ये वाला H भाग लेगा। याद रखो ये वाला H, क्योंकि ये H अलग हुआ, यहां पर माइनस आया। अब देखो ये माइनस इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। कैसे कॉन्जुगेशन में है? भाई इसके साथ ये कॉन्जुगेशन में है और इसके साथ ये, तो कंटिन्यूअसली कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, देखो और एग्जांपल तुम्हें दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, ये एज इट इज लिखा, और चूंकि यहां पर H है मैंने यहां पर CH3 लिखा। अब मुझसे कहा जाए बताइए क्या ये टोटामेरिज्म शो करेगा? करेगा, ये टोटामेरिज्म शो करेगा। अब मुझे बताइए कौन कौन से हाइड्रोजन टोटामेरिज्म शो करेंगे? देखो इस वाले कार्बन से H हटा दिया, सोचना इससे मैंने H हटा दिया, चलो मैंने हटा भी दिया, और यहां पर चार्ज माइनस लिखा। बताओ क्या ये माइनस इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है? क्या है? ये माइनस इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, मतलब यहां पर जो H था वो चला व्यवता में भाग लेगा। ठीक है,
तो ये मैंने CH3 लिखा, यहां पर लगा दिया राइट, मतलब ये H भाग लेंगे। यहां पर आओ, ये भी भाग लेगा, क्यों? ये तो यही वाली कंडीशन होगी, H हटाओगे माइनस आएगा, वो माइनस इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है और ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के भी कॉन्जुगेशन में है, मतलब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन चला वैक्ता में भाग लेंगे। ठीक है, तो अब हमसे कहा जाए बताइए इसके कितने इनॉल, तो इसका बस एक ही इनॉल बनेगा, ये वाला बस, लेकिन इसके कितने इनॉल, इसके 2 इनॉल बनेंगे। ये वाला H भी भाग लेगा तो इसका इनॉल बनेगा, ये वाला H भी भाग लेगा, इसका भी इनॉल बनेगा। चलो पहले ये वाला H भाग ले, क्या बनेगा CH2, समझना H निकला तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, ये डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा और ये पाई बॉन्ड O पर जाएगा, O माइनस क्या करेगा, वाटर से H लेकर क्या बना देगा OH, तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH, C सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पे कौन CH3। इसका एक इनोल तो ये बना, ये इनोल कब बना, जब इस वाले H ने भाग लिया। सोचो ये वाला H भाग ले तो क्या बनेगा, तो ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C सिंगल बॉन्ड OH एंड डबल बॉन्ड CH2, तो इसका इनोल ये दोनों बनेंगे। अब हमसे कहा जाए दोनों में से कौन मेजर, तो बताइए ज्यादा स्टेबल कौन, ये वाला स्टेबल कि ये वाला स्टेबल, तो याद रखो इसमें ये वाला मोर स्टेबल, क्यों, लगाओ दिमाग, मोर स्टेबल क्यों, इनोल में हमेशा रेजोनेंस होगा। कैसे रेजोनेंस होगा, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में और ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, तो रेजोनेंस में कौन कौन इन्वॉल्व है, 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है और ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ये दोनों पाई बॉन्ड, आप देखो ये पाई बॉन्ड भी यहां पर रेजोनेंस में है, लेकिन ठीक से समझना इसमें हम कहेंगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। ये मैंने कहा क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब ये क्या चीज है, जीओसी में तुमने पढ़ा होगा, जब ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा तब ये भाग नहीं लेगा, और जब ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस शो करेगा तब ये भाग नहीं लेगा, मतलब दोनों पाई बॉन्ड में से एक ही पाई बॉन्ड एट ए टाइम भाग लेगा, दूसरा भाग नहीं लेगा। इस वाले केस में ये लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में, मतलब रेजोनेंस में एक साथ दोनों पाई बॉन्ड और लोन पेयर भाग ले सकते हैं, तो इसको कहेंगे एक्सटेंडेड, शॉर्ट में लिखेंगे EXTD, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और ये क्रॉस कॉन्जुगेशन। और याद रखना एक्सटेंडेड और क्रॉस में ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस एक्सटेंडेड में होता है, ज्यादा इफेक्टिव, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ये कम स्टेबल होगा। अब इसमें एक चीज और समझने की है, सिंपल सा ट्रिक है, याद रखो, जैसे तुम्हें याद होगा यहां पर मैं लिख लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, हमें यहां पर बेस दे रखा है, तो बताइए बेसिक मीडियम में इसका इनोल क्या बनेगा, तो इस केस में ये कार्बन और ये कार्बन दोनों एक ही प्रकार के हैं, एक समान है, तो या तो ये वाला H को ले या फिर इस वाले H को ले, एक ही बात है, ठीक है, दोनों में से किसी को भी ले लो। मैंने ये वाला लिया तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हमने कहा कीटो फॉर्म, इसको हमने कहा इनोल फॉर्म। अब जरा कीटो और इनोल को हम थोड़ा गौर से देखें तो देखो डबल बॉन्ड यहां पर भी है, डबल बॉन्ड यहां पर भी है, बस फर्क ये है कि कीटो फॉर्म में डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होगा, जबकि इनोल में डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होगा, ठीक है, तो बस डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी, कीटो में तो CO के बीच में रहेगा, इनोल में कार्बन कार्बन के बीच में रहेगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। टोटल डबल बॉन्ड बराबर होंगे, इसमें भी एक डबल बॉन्ड, इसमें भी एक डबल बॉन्ड। यहां पर देखो इस वाले केस में ये कीटो फॉर्म है C डबल बॉन्ड O। अच्छा एक चीज और, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन इसको हम कीटो फॉर्म कहेंगे।
एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन ग्रुप हो, दोनों को हम कीटो फॉर्म कहेंगे। एल्डिहाइड को भी हम कीटो बोल सकते हैं, कीटोन नहीं बोल रहे, कीटो ग्रुप बोल सकते हैं, याद रखना इसको, ठीक है। वरना आप कहें कि ये तो एल्डिहाइड है तो उसको कीटो हमने क्यों बोला। एल्डिहाइड और कीटोन को हम कंबाइंड रूप से कीटो बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें देखो, इस कीटो फॉर्म में कितने डबल बॉन्ड है टोटल, एक और एक दो। इनोल में आओ, इनोल में टोटल कितने डबल बॉन्ड है, एक और एक दो। किस चीज का फर्क है, पोजीशन का। इसमें एक डबल बॉन्ड CO के बीच में है, तो इनोल में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड भी कहां आ जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखो कि ये कीटो है, ये इसका इनोल है। अच्छा, इस कीटो से अगर ये इनोल बना तो ये इनोल वापस कीटो में कन्वर्ट होगा, तो याद रखेंगे वही इनोल कीटो में कन्वर्ट होगा जिसमें जिस कार्बन के पास OH है उसी कार्बन के पास डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, समझिए। जैसे मैं तुम्हें यहां पर ऐसे कहूं, बताइए CH3 CH डबल बॉन्ड COH CH3, एक इनोल ये दे रखा है और एक इनोल तुम्हें यहां पर ऐसे लिखा हुआ है COH CH3, ऐसे भी लिखा हो सकता है, समझना। अब देखो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, OH भी है, इन प्लस ऑल, इनोल ये भी है। अच्छा, यहां भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इन तो ये भी है, और C पर OH है, ऑल ये भी है, इन प्लस ऑल इनोल, मतलब ये भी इनोल और ये भी इनोल। दोनों इनोल में से कौन सा इनोल कीटो में कन्वर्ट होगा, इसका जवाब तुमको देना है, सोच के बताइए। आई थिंक बना लिया होगा। इस दोनों में सिर्फ यही इनोल ऐसा होगा जो कीटो में कन्वर्ट होगा, ये वाला इनोल कीटो में कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों, मैंने तुमसे क्या बोला था, जिस कार्बन के पास OH है उसी के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, वही कीटो में कन्वर्ट होता है। लेकिन इसमें देखो, इस वाले C के पास OH तो है, बट इस C के पास इधर डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड यहां पर है। तो ये वाला इनोल हमेशा इनोल में ही रहेगा, ये कभी भी कीटो में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब इस प्रकार के इनोल टोटामेरिज्म में शो नहीं करेंगे, लेकिन इस प्रकार के इनोल टोटामेरिज्म में शो करेंगे, ये याद होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये हमने एग्जांपल्स लिए। यहां पर एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं और ले सकता हूं इसके अलावा, और देखना इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जांपल ये भी हो सकता है। इसमें आपको यहां पर एक बेंजीन ऐसे दे रखा हो, मतलब एक साइक्लिक रिंग दे रखी है और एक ये डबल बॉन्ड दे रखा है और यहां पे लिखा है OH माइनस। या चलो ठीक है, इसमें एक काम करते हैं, ये भी हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं इधर। अब इसमें देखो, इसका जो इनोल होगा वो इनोल बनेगा कुछ इस प्रकार का, ये इसका इनोल बनेगा और इसका नाम होता है फिनॉल। जानते होंगे एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे इसका ये इनोल बना, देखो मैकेनिज्म हम ले सकते हैं, C डबल बॉन्ड O लिया, यहां पर हमने लिया मीडियम बेसिक, यहां पर देखो इसके पास कितने H है, 2 H है, ठीक है। हमें जरूरत एक ही हाइड्रोजन की है बस, तो हमने एक ही शो करा। क्या होगा, ये वाला जो OH माइनस होगा ये इस H प्लस को निकालकर H2O की फॉर्म में अलग हो जाएगा, ठीक है। ये बना यहां पे C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, इस C पे चार्ज नेगेटिव, मतलब यहां पर एक लोन पेयर है। अब ठीक से देखो, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के भी कॉन्जुगेशन में है और ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के भी कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन है मतलब रेजोनेंस होगा, किधर से भी ले सकते हो। मैंने बोला कि ये लोन पेयर यहां पर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ तो ये पाई बॉन्ड यहां पर चला जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड O पर शिफ्ट हो जाएगा। O पर शिफ्ट हुआ तो अल्टीमेटली इसका नेक्स्ट RS क्या बना, यहां डबल, यहां पर O पे चार्ज माइनस और ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा और लास्ट में क्या होगा, ये
वाटर से, वाटर में क्या है, H पर डेल प्लस O पर डेल माइनस, क्या करेगा, ये O माइनस H प्लस से बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड बनाकर ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में। आ रही बात समझ? तो इसको हम बोलते हैं पैरा टॉटामेरिज्म। जो बोला पैरा टॉटामेरिज्म, क्योंकि कीटो के रेस्पेक्ट में इसकी पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, पैरा पोजीशन से अलग हो रहा है, इसलिए इसको नाम दे दिया पैरा टॉटामेरिज्म। आई बात समझ में? चलो ठीक है। अब इसमें यहां पर एक चीज और समझना है, इस केस में के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी। क्या होता है के इक्विवेलेंट? देखो, के इक्विवेलेंट का मतलब होता है परसेंटेज अमाउंट ऑफ इनॉल या कंसंट्रेशन ऑफ इनॉल डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कीटो। ठीक है, इस वाले एग्जांपल में मैंने तुमसे कहा था कि कीटो और इनॉल में कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इनॉल की स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि CO बॉन्ड जो होता है ये एक स्टेबल बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए इनॉल में कन्वर्जन इसका कम होता है। तो यहां पर जो के इक्विवेलेंट है इसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, कीटो का अमाउंट ज्यादा है, इनॉल का अमाउंट कम है। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में ये वाला कीटो, ये वाला इनॉल, ठीक से अगर आप देखें तो इसमें के इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? बिकॉज ये जो स्पीशीज है, ये स्पीशीज किस प्रकार का है, नॉन एरोमेटिक है, और ये स्पीशीज कैसा है, एरोमेटिक है। और तुम्हें याद है नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इनॉल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, कीटो का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो कहने का मतलब इनॉल की जो मात्रा होती है ये किस किस पर निर्भर करती है, इनॉल की स्टेबिलिटी पर। जितना स्टेबल इनॉल होगा उतना ही के इक्विवेलेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, और कीटो जितना अस्थायी होगा तो भी इनॉल ज्यादा होगा। अगर कीटो अस्थायी है तो इनॉल में वो कन्वर्ट ज्यादा होगा, और इनॉल में कन्वर्ट ज्यादा होगा मतलब इनॉल कंटेंट या इनॉल की मात्रा उसकी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। इस टाइप का ये जो मैकेनिज्म हमने लिखा है ये सब तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। और खास बात मैंने इसमें क्या बोला था, पैरा टॉटामेरिज्म। ठीक है, चलो इसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड्स की बात करेंगे, मतलब क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा कि कौन कौन से यौगिक चलावैधता प्रदर्शित करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बहुत केयरफुली हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और इसमें से क्वेश्चन आने के भी चांस सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा कि कौन कौन से यौगिक चलावैधता प्रदर्शित करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 180021217999 पर कॉल करें, और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।